मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीना से मैं के जैन आज पुनः एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपसे चर्चा कर रहा हूं। 11th हिस्ट्री में बदलती हुई संस्कृति परंपरा 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही है। नगर के लोग अब सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक शब्द हैं। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस, रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली हुई थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों की आश्रयदाता बन गए थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वो दूर दराज के नगरों या देशों में रह रहे हों, छपी हुई पुस्तकें उन्हें उपलब्ध होने लगी और यूरोप के लोगों का ज्ञान का भंडार धीरे धीरे बढ़ने लगा। इटली के प्रमुख नगरों का पुनरुत्थान होने लगा। निरंतर पश्चिमी जो यूरोप के क्षेत्र थे वो सामंती व्यवस्था से बाहर निकलकर नया रूप लेने लगे और लतीनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी बाइजेंटाइन साम्राज्य शासन में भी बदलाव हो रहा था। उधर कुछ और पश्चिमी देशों में एक सांझी इस्लाम सभ्यता का निर्माण के कारण निरंतर देशों की संस्कृति बदल रही थी। पश्चिम में इस्लाम की जो विचारधारा थी, जो सभ्यता थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और इस समय इटली एक कमजोर देश था, अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इटली की संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता की और बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटीय बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। इतिहासकार कहते हैं कि 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग का व्यापार आरंभ किया तो पश्चिमी यूरोप के देशों का व्यापार को बढ़ावा मिला और इटली के नगरों के इस व्यापार में प्रमुख भूमिका रही। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में स्थापित करने लगे। कार्डिनल गैस्पारो और कॉन्तिरिनी ने 1483 से 1542 में अपने ग्रंथ द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस में अपने नगर राज्यों की लोकतंत्र सरकारों के बारे में लिखा है। यहां सबसे पहले आपको यह बात बहुत आवश्यक है कि पूर्वजों ने ऐसे नियम क्यों बनाए थे जो सामान्य जनता को, नागरिक वर्ग में जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर हो, शामिल क्यों नहीं किए। और इस तरह वंशीय लोगों को सत्ता में रखने के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए गए, जिससे कि समाज का एक वर्ग सत्ता के आसपास ही नहीं आ सके, लेकिन समाज का एक वर्ग सत्ता का केंद्र बिंदु बना रहे। इतिहासकार कहते हैं कि विश्वविद्यालय और मानववाद का सिद्धांत, माने उस समय जब बदलाव सामाजिक व्यवस्था में आ रहा था तो बदलाव एक क्षेत्र में नहीं आ रहा था, चारों तरफ आ रहा था। बच्चों के एजुकेशन में बदलाव, लोगों के चिंतन में बदलाव, और इसी चिंतन का आशय था कि इटली के अनेक शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित होने लगे
11वीं शताब्दी में पदुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि के अध्ययन के केंद्र कहे जाने लगे। इसी कारण से यह इन नगरों के मुख्य क्रियाकलाप व्यापार वाणिज्य संबंधी केंद्र बन गए। इसलिए वकीलों और नोटरों अभिलेखापालों के कार्य बढ़ने लगे। इतिहासकार कहते हैं कि समाज के अंदर 19वीं शताब्दी में धार्मिक शिक्षण से तो लोग नहीं सीखे, लेकिन धीरे धीरे लोग अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृतियों के बीच जब सामंजस्य बिठाने लगे तो मानववाद का सिद्धांत जन्म लेने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य था, क्या मानव की कुछ आवश्यकताएं हैं? क्या मनुष्य का शासन शोषण कर रहा है? क्या मनुष्य को अपने अधिकार स्वयं प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए? ऐसे विचारों का निरंतर समाज के अंदर हेमेटिज्म और हुमेटिट्स शब्दों का जन्म होने लगा। अलंकार शास्त्र, व्याकरण, कविता, इतिहास और नीति दर्शन आदि लतीनी भाषा में लिखे जाने लगे और उस समय के समकालीन लोग अपने अधिकारों की चर्चा करने लगे। जोटो द्वारा रचित एक चित्र है असिसी इटली का, जहां मानववादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। मानववादी भली भांति जानते थे कि बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ है। मतलब लोगों के अधिकारों का चिंतन होने लगा था। इतना ही नहीं, जब संस्कृतियों में बदलाव हुआ तो विज्ञान दर्शन का भी चिंतन प्रारंभ हुआ और यहाँ पर अनेक अरबी विद्वान, अनेक ईसाई विद्वान जो गिरजाघरों और मठों के विद्वान, यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियां इन लोगों को पढ़ने को मिलने लगी। धीरे धीरे विचारों का प्रचार प्रसार तो उतनी तेजी गति से नहीं हुआ, लेकिन हाँ निश्चित है कि इन रचनाओं से, इन पुस्तकों से, इन लेखों से लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे। एक विचारक का मानना है कि मानव के जीवन में विज्ञान, कला और दर्शन का अपना एक योगदान होता है। कलाकार और यथार्थवाद के बीच समन्वय होता है। उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का जो साधन मानववादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी, बल्कि कला, वस्तुकला और ग्रंथ मानववादी विचारों को फैलाने के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर रहे थे। लोगों का अभिवादन। अल्बर्ट ड्यूरर ने बताया है कि प्रार्थना रत अवस्था में व्यक्ति का अभिवादन व्यक्ति के ऊपर सीधा प्रभाव डालता है, क्योंकि एक तो हम प्रार्थना की मुद्रा में मंदिर में खड़े होते हैं और दूसरा व्यक्ति के समक्ष उसका अभिवादन करते हैं, तो वहां भी प्रार्थना की मुद्रा होती है और व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ जाता है। दी पाइटा के चित्र में माइकल एंजेलो ने मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया गया है कि यह मानववाद है, क्योंकि संस्कृति में भौतिकवादी अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की जाती है। प्राचीन ग्रंथों को आधुनिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि यह माना गया है कि लियोनार्डो विंसी ने जो मोनालिसा का चित्र अपनी भावनाओं के आधार पर अंकित किया था, निश्चित है कि माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे महान चित्रकारी थी, जिसे लियोनार्डो विंसी ने आश्चर्यजनक तरीके से अपनी अभिरुचि के माध्यम से मोनालिसा को द लास्ट सगर चित्रों की में रचना की थी और उनके चित्रों को पूरी दुनिया में सराहा गया था। तो मेरा कहने का आशय था कि मानववादी विचारधारा को कभी चित्रों से, कभी यथार्थवाद से, कभी चिंतन से, कभी रहस्यवाद से
कभी वस्तु कला से, जहां चित्रों को देखकर लोगों के अंदर संस्कृति के प्रति जुड़ाव आ जाए, ऐसी विचारधाराओं को उन्होंने मानववाद से जोड़ने का कार्य किया है। विचारक मानते हैं कि प्रथम मुद्रित जो पुस्तकें थी, एक देश से दूसरे देशों में पहुंचने लगी, मनुष्य की एक परिकल्पना दूसरे मनुष्य से जुड़ने लगी। महिलाओं की आकांक्षाएं जो मानववादी सिद्धांतों ने निकोलो मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस में 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखा है। काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दिया जाए और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचा जाए तो वास्तव में मैं यह कहता हूं कि जब भी मनुष्य के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में, तो जनता की नजर और सोच एकदम बदल जाती है। क्योंकि मनुष्य तो ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृति है, मनुष्य तो ईश्वर की बहुत बड़ी कला है। जो मनुष्य के रूप में ईश्वर ने जिस कृति को तैयार किया, निश्चित है अगर उस कृति को हम दो अंगों में डिवाइड करें, एक आम व्यक्ति की परिकल्पना और एक राजा के बेटे राजकुमार की परिकल्पना करें, तो मानववाद की विचारधाराओं में यह भेद दिखाई देता है। एक संघर्ष से जीवन जीता है और दूसरा ऐशो आराम से जीवन जीता है। महिलाओं की आकांक्षाओं के बारे में व्यक्तित्वता, नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। सार्वजनिक जीवन में अभिजात वर्ग न केवल संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व था, बल्कि परिवार के मामले में भी निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं को नहीं, पुरुषों को हुआ करता था। इसलिए महिलाओं की भी अपनी कुछ आकांक्षाएं थी और उन्हीं आकांक्षाओं को दर्शाते हुए अनेक मानववादियों ने महिलाओं के बारे में चिंतन किया है। महिलाओं की स्थिति क्रय विक्रय के रूप में, एक वस्तु के रूप में देखी जाती थी, यह एक शोषण का अंग मानी जाती थी। इसाबेला दी इस्ते जैसे लेखकों ने अपनी विचारधारा में महिलाओं की इच्छा और महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में मानववादी विचार प्रस्तुत किए हैं। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद की जो व्यवस्था है वो भी सामने आती है कि ईसाई मानववादी टॉमस मोर और हालैंड के इसरेर शम का यह मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोस करने वाली संस्था बन गई है। माने जहां हम ईसाई धर्म की बात करते हैं कि ईसाई धर्म के अंदर सभी को बराबर का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संस्था के बारे में बदलती हुई विश्व की कुछ परिस्थितियों में, बदलती हुई विश्व की संस्कृतियों में आदान प्रदान जब लोगों के बीच होने लगा, तो न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह के जीवन चरित्र का धर्मादेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख किया गया है। 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने वाले लूथरवादी अंग्रेज विलियम टीडेल ने 1494 से 1536 में प्रोटेस्टेंटवाद का इस तरह समर्थन किया है। इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि वे आपको धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए यह चाहते हैं कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद उनकी मातृभाषा में उपलब्ध हो। मार्टिन लूथर ने पूरी दुनिया को प्रोटेस्टेंट कैथोलिक धर्म के माध्यम से लोगों को अपने विचार पहुंचाने का काम किया कि कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारों के प्रभाव से अछूता नहीं रहा और अनेक आंतरिक सुधार करने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। स्पेन, इटली में पादरियों ने सादा जीवन के तौर पर निर्धनों की सेवा का जोर दिया। तो स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए अनेक विचारकों ने अपने विचारों को प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के समर्थन में उतारा। कोपरनिकसीय क्रांति भी हुई, जिसमें अनेक विचारधाराओं को, अनेक मानववादी विचारों को, और मेरा मानना तो ये है कि कोपरनिक ने तो यह घोषणा की थी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिक एक निष्ठावान ईसाई थे। वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारी
में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि अपनी पांडुलिपि द रिवर्स परिभ्रमण को प्रकाशित नहीं कराना चाहते। वह डर रहे थे कि समाज का एक वर्ग जो ईसाई धर्म का निष्ठावान धर्मदांत है, वो इस प्रकार की कृतियों का विरोध कर सकता है। ब्रह्मांड का अध्ययन हो या 14वीं शताब्दी के अंदर यूरोप का पुनर्जागरण, निश्चित है कि समाज के अंदर जब नई विचारधाराएं जन्म लेती हैं तो लोगों के बीच जिज्ञासा का बिंदु बनता है। और पुनर्जागरण एक ऐसी विचारधारा है जिसने यूरोप के अंदर अनेक पुनर्विचारधाराओं को जन्म दिया, चाहे वो पीटरबर्ग जैसे लेखकों के सुझाव हों। समाज में पुनर्जागरण गतिशीलता और सृजनता का एक ऐसा आंदोलन था जिसने लोगों को एक अंधेरी गुफा से बाहर लाने का काम किया। लोग निरंतर विकास के लिए तड़प रहे थे और उसी विकास की विचारधारा को कदम से कदम मिलाने का काम किया पुनर्जागरण ने। सोई समाज को, एक धर्मदांत समाज में नए सुधारों को, नए विचारों को स्थापित किया गया, उसे नाम दिया गया पुनर्जागरण। माना जाता है कि एक व्यक्ति जब फटे हुए कपड़ों को परिवर्तित करता है तो अपने चेहरे पर एक चमक, एक परिवर्तन देखता है। रात के बाद, अंधेरे के बाद उजेला का प्रवेश करना पुनर्जागरण की व्यवस्था का एक ऐसा नितांत सत्य है जो लोग धीरे 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 अपने आप को परिवर्तित करते हैं। वो जो टोपी हमने लगा रखी है अपने सिर पर, उसमें इतने छेद हो चुके हैं, उस टोपी को बदलने की व्यवस्था का नाम है पुनर्जागरण। सदियों से समाज के अंदर अनेक कुरीतियां, अनेक रूढ़ियां, अनेक ऐसे अपवाद, जिन अपवादों ने चर्च जैसे धार्मिक केंद्रों पर भी आक्षेप लगाना शुरू किया, तो पुनर्जागरण धर्मदांतवादी विचारधारा का जनक मार्टिन लूथर, जिसने ईसाई धर्म में सुधार की विचारधारा को जन्म दिया, तो यहीं से चाहे आविष्कार हो, चाहे लेखन हो, चाहे खोजें हो, चाहे समुद्री यात्रियों द्वारा पूरी दुनिया में भ्रमण करना हो, ये सभी पुनर्जागरण के अंग माने गए। एक छोटा सा आविष्कार समाज के अंदर परिवर्तन को जन्म देता है, और जैसे ही समाज के अंदर संस्कृतियों में परिवर्तन होने लगा तो निश्चित है कि संस्कृतियों में बदलाव की व्यवस्था भी स्थापित होगी। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से मेल मिलाप, सुधार भी, और उस संस्कृति का समाप्त होना भी। इन्हीं बिंदुओं के साथ आप निरंतर क्लास 11th हिस्ट्री का ये जो महत्वपूर्ण बिंदु आप पढ़ रहे हैं कि यूरोप में परिवर्तित संस्कृति और परंपराओं को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ ईसाई धर्म के साथ साथ मानववादी विचारधाराएं और देशों के बीच संस्कृति, व्यापार, धर्म, लेखन, कला और महिला पुरुष की भूमिका और उनके अधिकारों की भी बात यहाँ पर आई हुई है।